नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हमने अप्रैल 2026 तक का समाप्त किया। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मई 2026। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर महीने का करंट अफेयर्स एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स और कौन से महीने का, मई 2026। जो लोग ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास अभी 15-20 दिन है। अब चूंकि मई का महीना है तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई से शायद आपका एग्जाम स्टार्ट है। उससे एक महीना पहले आप छोड़ के मान के चलो, यानी कि आप मान के चलो कि आपको 10 से 15 जून तक का लगभग करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब जो 10-15 दिन का और रह जाएगा उसको बाद में एक क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। अभी ये वाला जो महीना है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्लास को आपको बहुत सीरियसली और बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स मई 2026। और जैसा कि जो लोग पिछली क्लासेस देख चुके हैं उनको पता होगा, हमारे एक पैटर्न है कि हम इसको चैप्टर्स में बांट के पढ़ते हैं। कैसे, कौन कौन से चैप्टर में? तो हमारा पहला चैप्टर होता है योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां। यानी कि राज्य सरकार ने मई के महीने में कौन सी नई योजनाएं लॉन्च की, या फिर पुरानी योजनाओं में कुछ अपडेट किया, या नए कार्यक्रम या नीतियां लाई गए। फिर अगला चैप्टर होता है हमारा सम्मेलन, आयोजन एवं अभियान, फिर रिपोर्ट, इंडेक्स और एमओयू यानी कि समझौता पत्र। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े नए नए क्या अपडेट हुए उनको देखेंगे। फिर चर्चित व्यक्तित्व एवं चर्चित स्थल, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल एवं खिलाड़ी, और जो रह जाएगा वो पढ़ेंगे विविध वाले चैप्टर के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए, फटाफट से पढ़ते जाएंगे। एग्जाम बिल्कुल आपके पास है। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां। अब योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां, इसमें जो पहली योजना है ये है कौन सी? राजस्थान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड एवं मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को समझते हैं। दो चीजें दी गई हैं। पहला तो क्या दिया गया है? वाइब्रेंट विलेज। दो चीजें हैं, एक है राजस्थान में वाइब्रेंट विलेज, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका दूसरा फेज, और दूसरा है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो दोनों को समझते हैं क्या है। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती गांव हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे हुए हैं, इन सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि इसमें सड़क, बिजली, पानी वगैरह, इन सारी सुविधाओं के लिए, और यहाँ जो सार्वजनिक सेवाएं हैं इनको मजबूत करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य पूछा जाए आपसे तो क्या है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो राजस्थान के गांव हैं, उनमें बुनियादी ढांचा विकसित करना और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना। अब इसके लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री है हमारे अमित शाह, इन्होंने बीकानेर प्रवास के दौरान इस कार्यक्रम के कुछ क्रियान्वयन पर खास खास जोर दिया। अब क्या क्या कुछ बातें कही गई, जैसे कि इसका मुख्य विवरण क्या है? चयनित क्षेत्र जिसमें राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिले और इन 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गांवों को यहाँ बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है। कौन से गांव की बात हो रही है? सीमावर्ती गांव, यानी कौन से सीमावर्ती गांव? तो जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास हैं। अब इसमें कौन कौन से सम्मिलित जिले हैं? जैसे कि ये है श्री गंगानगर, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास पड़ते हैं। दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जैसलमेर और पांचवा फलौदी। ये 5 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, और इनके ही जुड़े हुए कुल कितने गांव? तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। 184 गांव हैं और जिले कितने हैं? 5। कौन से कार्यक्रम में शामिल हैं ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। उद्देश्य क्या है? वाइब्रेंट विलेज का मतलब जीवंत ग्राम। और कौन से गांव हैं जो जीवंत ग्राम माने गए हैं? यानी कि जिनमें बुनियादी ढांचा विकसित हो। तो जहां विकसित नहीं है बुनियादी ढांचा, वहां उसका विकास करने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। 5 सीमावर्ती जिले और 5 जिलों के कुल 184 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से 100 यानी कि 5 जिले कौन कौन से? अब 184 गांव तो आप याद नहीं रख सकते, पर संख्या याद रखना कि गांव के कितने हैं, संख्या 184, और जिलों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ यही सारी यानी कि ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कौन कौन सी? तो यहाँ सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे वाली सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें सड़क, बिजली, पानी वगैरह ये सब शामिल है। अब यहाँ हर जिलेवार गांवों का वर्गीकरण और कौन कौन से काम वहाँ प्रस्तावित हैं बताए गए हैं। जैसे कि कुल 184 गांव हैं, तो इनका जिलेवार विवरण और उसमें विकास योजनाएं बताई गई हैं। जैसे गंगानगर के इसमें है कुल 68 गांव, जो 184 थे वो आगे बताए गए हैं कि किस जिले में कितने हैं। बीकानेर के हैं 46 गांव, बाड़मेर के हैं 36, जैसलमेर के हैं 30, और फलौदी जिले के हैं यहाँ 4 गांव।
यानी सबसे ज्यादा गांव कौन से जिले के हैं इसमें अगर पूछा जाए तो श्रीगंगानगर के सबसे ज्यादा गांव हैं। कितने चुने गए हैं इसमें? 68। बाकी तो ये बहुत ज्यादा विरल यहाँ जनसंख्या है। जैसलमेर में गांव ही दूर दूर हैं, लोग बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में। श्रीगंगानगर फिर भी इनकी तुलना में यहाँ आबादी ज्यादा है, गांव पास पास है, तो यहाँ के ही सबसे ज्यादा गांव चुने गए हैं, 68 गांव। और फलौदी जिसकी बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो उसके केवल 4 गांवों का यहाँ चयन किया गया है। सबसे ज्यादा गंगानगर, सबसे कम फलौदी। तकनीकी पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें गांव के सत्यापन से लेकर और प्रस्ताव तक की पूरी प्रक्रिया यहाँ इस पोर्टल पर दी जाएगी। अगला है, भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री अभी बीकानेर के दौरे पर आए थे, और इस दौरान क्या क्या यहाँ कुछ नई घोषणाएं की हैं या नए कार्यक्रम हुए हैं वो हमको देखने हैं। जैसे प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा हुआ तो उससे संबंधित सवाल पूछ लिए गए। अब ऐसे ही गृह मंत्री का यहाँ बीकानेर दौरा हुआ है, तो इस दौरे से संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये वाला महीना आपके लिए ज्यादा काम का है, तो ध्यान से पढ़ना है। मई के महीने में अमित शाह ने 25 और 26 मई 2026 को राजस्थान के बीकानेर जिले का अभी में दौरा किया है। कौन से जिले का? बीकानेर जिले का दौरा किया। कब? मई के लास्ट में, यानी कि 25 और 26 मई के आसपास इन्होंने बीकानेर का दौरा किया। अब इस दौरान यहाँ क्या क्या हुआ उसका मुख्य विवरण देखते हैं। पहला, यहाँ सांचू माता मंदिर, तो अमित शाह ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की, और यहाँ परिसर में कौन सा पौधा लगाया? खेजड़ी का। आजकल ऐसी बारीक चीजें पूछी जाती। अब करंट अफेयर्स में वैसा कोई बहुत गहरा ज्ञान नहीं पूछा जाता, पर अटपटे सवाल ज्यादा आते हैं, तो पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा पौधा लगाया? खेजड़ी का पौधा। अभी पूछ लिया गया था किसी परीक्षा में अभी कुछ दिन पहले ही कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो कौन से गांव से पहले सरपंच रह चुके हैं। तो आजकल सवाल का कुछ पता नहीं है, क्या पूछ लिया जाए। कठिन नहीं होता, अटपटा होता है, मतलब कह सकते हैं कि फालतू के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको फालतू की चीजें भी पढ़नी है। जैसे अब ये यहाँ आए हैं तो पहले तो कौन से मंदिर गए हैं? सांचू माता मंदिर गए हैं, और यहाँ मंदिर में उन्होंने कौन सा पौधा लगाया? खेजड़ी का पौधा लगाया। यहाँ सांचू बॉर्डर पोस्ट और प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक सांचू पोस्ट का दौरा इन्होंने करके बीएसएफ के जवानों से यहाँ संवाद किया। तो यहाँ बीएसएफ ही काम करती है राजस्थान के बॉर्डर पर, तो उससे संवाद किया। अच्छा, अगर कोई आप में से जानता है, चलो एक सवाल पूछ के देखता हूँ, आप में से कोई बताना कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगते हैं, एक पाकिस्तान से लगता है, एक ऐसे ही नेपाल से लगता है, एक चीन से लगता है, एक बांग्लादेश से लगता है, तो आप बताएं कि कौन से बॉर्डर पर कौन सी वाली पैरामिलिट्री होती है, यानी कि अर्धसैनिक बल कहाँ कौन सा काम करता है। जैसे कि एक हो गया बीएसएफ, एक हो गया जैसे सीमा सुरक्षा बल, सॉरी ये तो बीएसएफ हो ही गया, एक हो गया जैसे कि आईटीबीपी वगैरह, एक एसएसबी हो गया। तो आप ये बताएं कि कौन सी जगह, कौन से बॉर्डर पर कौन सी फोर्स काम करती है। एक असम राइफल्स भी है, तो आपको बताना है। देखते हैं कि कितने लोगों को इस बारे में जानकारी है, कमेंट से बताना अगर आप जानते हैं तो। अब इस दौरान यहाँ क्या क्या किया गया? तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। अब कह दिया गया है, देखो पहले ये 15 किलोमीटर था, अब इसको और बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेटेस्ट जानकारी ये अभी जून में कहा गया है कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कोई भी अवैध निर्माण है तो उसको हटाया जाएगा। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि लगता है ऐसा कि भाई यहाँ जो अवैध घर बने हुए हैं, तो हो सकता है सीमा पार से जो लोग आए इनमें ठहरते हो, या उनके ही बसाए हुए कुछ घर हो, उन्होंने ही कहीं अवैध इमारत बना ली हो, तो वहां से एरिया साफ किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि भविष्य में युद्ध जैसी परिस्थिति में सीमा तक पहुंचना सेना के लिए बहुत आसान हो जाए, रास्ते में ज्यादा गांव वाँव या जो आबादी के क्षेत्र ना पड़े, रुकावट ना पड़े। तो इसके लिए पहले 15 किलोमीटर कहा गया, अब राजस्थान में ये 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जा रहा है। साथ ही यहाँ 14 महिला बैरकों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा राजस्थान में देशव्यापी योजना, जिसमें कुल 79 बैरकों में से 67 का काम यहाँ पूरा हो चुका है। इसके लिए महिला प्रहरियों के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कुल 356 बैरक यहाँ पूरे देश में बनाए जाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन क्या है? आज के युद्ध में नई समस्या ड्रोन है। ईरान भी ड्रोन की वजह से टिका हुआ है, ड्रोन और मिसाइल। अब इनको ड्रोन से आप जितना एडवांटेज ले सकते हैं उतना डिसएडवांटेज भी है। आपने ड्रोन छोड़े तब तो आप मजे में हैं, लेकिन सामने वाले ने आपके ऊपर ड्रोन छोड़े तो आपके पास ड्रोन को रोकने के लिए सिस्टम होना चाहिए। तो एंटी ड्रोन सिस्टम एक विकसित किया जाएगा जो ड्रोन को, मिसाइल डिफेंस प्रणाली तो सब देशों ने बना ली, लेकिन ड्रोन को रोकने का अभी सिस्टम हर देश के पास नहीं है। इतने सारे छोटे छोटे मक्खी मच्छर जैसे ड्रोन आएंगे, मक्खी मच्छर मैंने ऐसे कह दिया, मतलब छोटे छोटे ड्रोन, तो उनको रोकने का सिस्टम क्या है? उसके लिए बड़ी बड़ी मिसाइल चलाएंगे तो वैसे ही बर्बाद होने लग जाएंगे। तो इसके लिए भी एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ अगली जानकारी है, राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर मिला है पहला स्थान। जहां जहां राजस्थान को पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा स्थान मिलता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है पहला स्थान मिला है किस क्षेत्र में? तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम चलाया किसने? तो
WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यक्रम चलाया। कब? वर्ष 2026 में ये जो कार्यक्रम चला है, उस 2026 वाले में वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू रहित जो दिवस मनाया जाता है 2026 का, उस दिन राजस्थान का जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, इसको तंबाकू नियंत्रण में अच्छा काम करने के कारण दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। पूरी दुनिया में पहला नहीं मिला है। यहाँ हेडलाइन में तो ऐसे दिखाते हैं सनसनीखेज बनाने को लिए कि राजस्थान को पहला स्थान। अब ये विश्व स्तर पर तो है, पर कौन से क्षेत्र में ये रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पहला स्थान मिला है, और ये एक विश्व स्तरीय सम्मान है। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि राजस्थान में इस कार्यक्रम के लिए कुछ उपचार और परामर्श केंद्र खोले गए थे। ब्लॉक स्तर पर 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति केंद्र चलाए गए हैं। ये इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि क्या क्या इस कार्यक्रम में हुआ है। अब ये कार्यक्रम तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अभी मुख्य बात यह है कि इसमें राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया। 2026 का जो तंबाकू निषेध दिवस होता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, उसके अवसर पर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में राजस्थान को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब अगला चैप्टर हमारा आ जाता है, दूसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं सम्मेलन, आयोजन एवं अभियान। और उसमें जो पहला अभियान है, इसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। और पिछली बार जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, उसमें एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, ये इस पर क्वेश्चन आया था, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तब ये पूछा गया था, एक स्थान का नाम दिया गया था कि गड़ीसर। उस वर्ष इस स्थान पर गड़ीसर झील जो है जैसलमेर वाली, यहाँ जैसलमेर की गड़ीसर झील में जाकर इस कार्यक्रम का समापन हुआ था। यहाँ समापन हुआ था कब? ये तो बात हो गई 2025 में, तब यहाँ समापन हुआ था। उस वर्ष पूछ लिया गया कि हाल ही में गड़ीसर नामक स्थान किस वजह से चर्चा में रहा, तो 2025 का जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान था, उसका समापन हुआ था यहाँ जैसलमेर के गड़ीसर में। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस कार्यक्रम से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। तो इस वर्ष 2026 में इसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कहां से? तो जेईसीसी यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि सीतापुरा में है, तो यहां से इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। पिछली बार समापन पूछा गया था, 2025 का समापन तो यहाँ हुआ था, तो इस बार अब दूसरे चरण का शुभारंभ याद रखें। पहले तो शुभारंभ कहां से हुआ है? जयपुर के सीतापुरा से शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम की बात हो रही है, जिसमें कार्यक्रम का राज्यव्यापी जो शुभारंभ है भजनलाल शर्मा द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, बीसलपुर बांध जो कहाँ है? टोंक में, और बंद बरेठा बांध भरतपुर, दोनों से 25 मई 2026 को, इस दिन गंगा दशहरा या गंगा दशमी इसको मनाते हैं, इस दिन इसको शुरू किया गया। पूरे राज्य में एक साथ शुरू किया गया, 2 बांधों से शुरू किया गया। जिसका दूसरा चरण है वो जयपुर के सीतापुरा से शुरू किया गया। तो यहाँ से ये 2026 के लिए बीसलपुर बांध टोंक में, और दूसरा जो कि भरतपुर का बंद बरेठा गंगा दशमी के अवसर पर यानी कि 25 मई 2026 को राज्यव्यापी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सवाई माधोपुर का जो इसरदा बांध है, यहाँ का हवाई सर्वेक्षण किया गया। कार्यक्रम के लॉन्च करने की तिथि इस वर्ष क्या है? तो 25 मई 2026। प्राथमिक उद्देश्य तो वंदे गंगा कार्यक्रम है। गंगा का मतलब जल संरक्षण से ही होगा, तो जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, उनमें अगर कुछ कचरा आ गया है तो साफ सफाई उसकी करना, उसको ध्यान में रखना है। क्या क्या काम होंगे? तो यही भूमिगत जल संरक्षण से संबंधित इसमें काम होंगे। और इस दौरान 4 जून 2026 को रन फॉर एनवायरनमेंट, इसके लिए भी एक रेस का या कह सकते हैं मैराथन जैसी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला है जैसलमेर, जहां कराईकल संरक्षण हेतु देश का पहला एक बकरी बैंक बनाया गया है। इसको समझना क्या है, कराईकल क्या है और बकरी बैंक क्या है। कराईकल दरअसल एक जंगली बिल्ली है। अब इसकी आबादी बहुत कम रह गई है। अब बहुत कम आबादी रह गई, लोग इसका शिकार कर देते हैं या मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि ये बकरियों को उठा के ले जाता है, जंगली बिल्ली है ये। अब बकरियों को उठा के खा जाता है, बकरी ले जाता है। तो जिनकी बकरियां हैं, गांव वाले इसको मार देते हैं, पकड़ के इसका शिकार कर देते हैं। उससे क्या हुआ है, ये कराईकल यानी कि जंगली बिल्ली ये खतरे में आ गई है। अब ये खतरे में आ गई है तो सरकार का काम है इसको बचाना। तो सरकार क्या करती है, एक बकरी बैंक बना दिया सरकार ने। बकरी बैंक का मतलब कि अगर किसी की बकरी ये उठा के ले गई जंगली बिल्ली, तो बदले में सरकार के द्वारा बकरी उसको दी जाएगी, उस किसान को या उस पशुपालक को। तो इसके लिए सरकारी खजाने से यानी कि सरकार के पास जो बकरियां हैं वहां से दी जाएंगी, चाहे सरकार पैसा दे या बकरी खरीद के दे, तो वही बकरी बैंक है। तो यानी सरकार कह रही है भाई इसको मत मारो, कराईकल को मत मारो। इसी को नाम दिया जाता है सियागोश या जंगली बिल्ली जैसा ये होता है। आप देखेंगे अगर इसके फोटो जाके सर्च करेंगे गूगल पे कराईकल, तो ये ऐसा ही जंगली बिल्ली जैसा दिखता है।
गांव वाले इसका शिकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं शिकार? क्योंकि ये बकरियों को उठा उठा के ले जाता है। तो सरकार ने कहा भाई बकरी की वजह से इसको मत मारो, हम तुमको दूसरी बकरी दे देंगे ताकि इसका संरक्षण रहे, ये आबादी समाप्त ना हो। अब इसके लिए राजस्थान का वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि WTI दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, पशुपालक के पशु का शिकार करता है तो एक लंबी कागजी कार्रवाई पहले चलती थी, उसके बजाय अब सीधे बकरी बैंक से पीड़ित को एक नई स्वस्थ बकरी उसको दे दी जाएगी। भाई तेरी बकरी का नुकसान हुआ है तो बकरी ले जा। अब इसको ऐसा लॉन्च क्यों किया गया ये कार्यक्रम? तो देश में केवल अब 50 कराइकल यानी सिया गोश्त बचे हैं और ये राजस्थान के किस क्षेत्र में? जैसलमेर में पाए जाते हैं। और यहाँ कितने बचे हैं? मात्र 4, ऐसा अभी तक माना गया है। और प्रत्येक बकरी बैंक में कितनी बकरी रखी जाएंगी? हर बकरी बैंक में 25 बकरियां रखी जाएंगी। इस पूरे टॉपिक में से क्या क्या बात काम की है? पहली बात तो ये है कि किसके संरक्षण के लिए हो रहा है ये कराइकल, ये क्या है? जंगली बिल्ली या सियागोश। इसके लिए बकरी बैंक बनाया गया। तो बकरी बैंक से अगर ये शिकार करके इनकी बकरी या कोई जानवर ले जाता है तो बकरी बैंक से बकरी दे दी जाएगी। बकरी बैंक में कितनी बकरियां होंगी? तो एक बकरी बैंक में 25 बकरी होंगी। राजस्थान में सियागोश कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाता है। यहाँ मात्र कितनी आबादी है इनकी? अभी तक 4 ही देखे गए हैं। पूरे देश में कितने हैं? तो पूरे देश में सिर्फ 50 इनकी आबादी है, इसलिए सरकार इनको संरक्षित करना चाहती है। बात आ गई होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। ये अभियान चलाया गया किसके द्वारा? तो जन भागीदारी अभियान ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। कब से कब? तो इसका आयोजन किया गया 18 से लेकर 25 मई 2026। इस दिन क्यों? इस आयोजन के दौरान ही जनजाति गरिमा उत्सव मनाया गया, इसके तहत इसका आयोजन हुआ। तो एक योजना चल रही है जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें ऐसे गांव जहां जनजातीय आबादी ज्यादा है उन गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या हो गया? यही सड़क, बिजली, पानी वगैरह आधारभूत सुविधाएं, उनके विकास के लिए अभियान चलाया गया। तो उससे ही जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। अब इसमें कवरेज की बात करें तो जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों को 170 गांव और उनमें 105 ग्राम पंचायतों की यहाँ आदि सेवा केंद्रों में ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उद्देश्य है जनजातीय वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और जागरूक बनाना। अब इसके लिए कुल 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों की जानकारी यहाँ दी जाएगी। कौन सा कार्यक्रम हुआ? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। जो सबसे दूर दराज के क्षेत्र हैं उनका काम सबसे पहले किया जाएगा, इसके लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले अभियान या अगले कार्यक्रम की तरफ। यह है ग्राम रथ अभियान। तो ग्राम रथ अभियान का अभी समापन समारोह हुआ। किस दिन हुआ? 16 मई 2026 को मुख्यमंत्री ने द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समापन समारोह किया गया। कहां पर? तो इसका मुख्य केंद्र रहा बगरू के पास है, ठीकरिया गांव, राजस्थान में। इसके कवरेज की बात करें तो कार्यक्रम शुरू हुआ था 27 अप्रैल 2026 को। 27 अप्रैल से शुरू हुआ, कब तक चला? 16 मई 2026 तक चला। 27 अप्रैल से 16 मई, लगभग 20 दिन ये कार्यक्रम चला और प्रदेश के 183 विधानसभा क्षेत्रों में इसका संचालन किया गया। उद्देश्य तो ऐसे जितने भी अभियान है, ग्राम रथ वगैरह। अभी रथ क्या है? मतलब कुछ गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ियां घूमती हैं गांव गांव में। और घूमती क्यों है? तो जितनी भी सरकार की योजना है उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल को, तो बस वही जानकारी इसमें बताई गई है। तो इसमें विकास के लिए 2030, 2035 और 2047 ये 3 वर्ष याद रखना कि इन 3 वर्षों के अलग अलग टारगेट रखे गए हैं कि 2030 तक हमें इतना विकास करना है, यानी कि लक्ष्य रखे गए। 2030 तक के कुछ लक्ष्य हैं, फिर 2035 तक के कुछ लक्ष्य हैं और फिर 2047 तक के। तो ये 3 वर्ष याद रखना, 2030, 35 और 47। तो यहाँ तक के इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं 3 अलग अलग वर्षों के। ग्राम रथ अभियान। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है जिसमें हम पढ़ते हैं रिपोर्ट, इंडेक्स और MOU की कौन कौन सी रिपोर्ट आई, किसके बीच में समझौता हुआ। तो सबसे पहले है सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया। मई 2026 में वेदांता समूह के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल, जिस पशु कल्याण पहल का नाम रखा गया है टाको या टैको। टैको क्या है? द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन। टैको क्या है पूछा जा सकता है। तो टैको अनिल अग्रवाल फाउंडेशन समूह की एक पशु कल्याण पहल है। तो इस टैको ने राजस्थान वन विभाग के साथ
एक समझौता पत्र यानी कि एमओयू हस्ताक्षरित किया। अब इस परियोजना का नाम क्या होगा या इसके तहत काम क्या होगा? तो इसके तहत सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है अलवर में है, या आपको पता ही है, तो यहाँ अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर ये स्थापित किया गया है। किस एमओयू के तहत? दो विभागों के बीच में, यानी कि एक तो टेको संस्था हो गई और दूसरा राजस्थान का वन विभाग हो गया। और इसके तहत ये कहाँ संस्था स्थापित की जाएगी? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में। 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं, 3 जगह, मतलब 3 मुख्य नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो फाउंडेशन अनिल अग्रवाल समूह का, दूसरा राजस्थान का वन विभाग और तीसरा स्थापित कहाँ किया जाएगा? सरिस्का में। अब इसका निर्माण, ये जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा, इसका निर्माण शाइन फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा सरिस्का में। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और इसका उपयोग वन विभाग कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, बैठक और जितने भी प्रशिक्षण सत्र हैं उनके लिए इसका उपयोग करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान कृषि विभाग और अगला बाधवानी एआई, इन दोनों के बीच में भी एक समझौता हुआ है। एक है राजस्थान का कृषि विभाग और दूसरा है बाधवानी एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल जो बहुत ज़्यादा बार बार नाम सुन रहे हैं, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। समझौता कब हुआ? तो 25 मई 2026 को समझौता हुआ। समझौताकार यानी कि दोनों पार्टी, दोनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया राजस्थान सरकार का कृषि विभाग और दूसरा है बाधवानी एआई। अब इनके बीच में एक समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया। अब इसमें क्या क्या हुआ है, इसके पैरामीटर क्या है, तो इसकी अवधि और लागत कब तक रहेगी? तो अगले 3 वर्षों तक ये काम चलेगा, जिसमें राजस्थान सरकार को फ्री तकनीकी सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। एआई से संबंधित फ्री तकनीकी सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? एआई उपकरणों के माध्यम से किसानों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। अभी जितनी क्षेत्र में जितनी फसल होती है, प्रति एकड़ या प्रति बीघा में जितनी फसल होती है, बीघा और एकड़ अलग अलग होते हैं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो प्रति बीघा में, अब सरकारी आंकड़ों में एकड़ में नापते हैं, एकड़ या हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर में जितनी फसल होती है उसका उत्पादन और बढ़ाया जाए। अब इसमें तकनीक का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए ये समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है, इसकी रिपोर्ट आई है 2024 की और इसमें बताया है महिला अपराधों में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो क्या स्थिति है भाई, देख लेते हैं राजस्थान में महिला अपराधों से संबंधित क्या स्थिति है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा कुछ डेटा जारी किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया? तो इसमें बताया गया राजस्थान में जो महिलाओं के प्रति अपराध दर है, इसमें कहा गया महिला अपराध दर राजस्थान में ये 12.2% दर्ज की गई, जो कि 4.3% के राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। यानी हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, देश का जो औसत है उससे 3 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि पूरे देश में अगर 100 में से 4 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, तो राजस्थान में 100 में से 12 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और जो अच्छी बात नहीं है वो एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। हर सरकार अपना अच्छा अच्छा पूछती है, खराब खराब कम पूछती है। बेसिक सी बात बता रहा हूँ, कॉमन सेंस। अब पेपर बनाने वाला जो सरकार का विरोधी हो, अगर मान लो वो दूसरी पार्टी का समर्थक हुआ, उसके दिमाग में आ जाए मैं खराब चीज़ पूछूंगा, तो पूछ भी सकता है। पर सामान्यतः ऐसा नहीं पूछा जाता, अच्छी बातें पूछी जाती हैं। दूसरा, दुष्कर्म के मामलों की बात की जाए तो 2024 में राज्य महिलाओं में दुष्कर्म 4,871 मामले दर्ज किए गए और पिछले वर्ष 2023 की तुलना में इनमें कमी आई है। महानगरों की बात की जाए तो 19 प्रमुख महानगरों में जयपुर में प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक अपराध हुए हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति। कारण, कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भाई शहरों में कोई किसी को जानता नहीं है और भीड़ की एक प्रकृति होती है, भीड़ की एक प्रवृत्ति होती है अपराध करके भाग जाना, छुप जाना। गांव में सब एक दूसरे को पहचान जाते हैं, उनको पता है किसने क्या किया है, इसलिए गांव में अपराध कम है, शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग आए हुए होते हैं, कोई किसी को जानता पहचानता नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगला है एकीकृत शिक्षा। एक और बात है, वैसे बात यह है कि गांव में भी अपराध होते हैं पर वो रजिस्टर्ड कम होते हैं। एक कारण ये भी है, ये भी ध्यान रखना। शहर की महिला के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ, कोई छेड़छाड़ का भी केस है, तो वो महिला मान लो मुकदमा दर्ज करा देगी। गांव की बहुत सारी महिला हैं जो ये बातें दर्ज ही नहीं कराती हैं और डेटा में तो वही आएगा जो रिकॉर्ड में आया है, यानी कि जिसने जाके शिकायत की है। तो ऐसा नहीं है कि गांव में अपराध कम है, गांव में भी कोई दूध के धुले नहीं है, गांव में भी खूब अपराध है,
पर वो लोग वहीं की वहीं बात को रफा दफा कर देते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में वो अपराध नहीं आते, शहरों में रिकॉर्ड में ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए शहरों में और ज़्यादा अपराध दिखते हैं। वैसे भी ज़्यादा है शहरों में, पर दिखते और ज़्यादा है क्योंकि रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। एकीकृत शिक्षा जिसमें राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई क्योंकि शिक्षा विभाग का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। नीति आयोग के द्वारा मई 2026 में, नीति आयोग जानते हैं आप, नीति की फुल फॉर्म बताना अगर आती हो तो आपको, इसकी फुल फॉर्म बताना। नीति का मतलब वो हिंदी वाली, हिंदी संस्कृत वाली नीति, यानी कि एथिक्स वाला नीति नहीं है ये। नीति आयोग का पूरा नाम ये है, मतलब NITI। फुल फॉर्म बताना इसकी कमेंट्स में, पता चलेगा कितनों को आता है। नीति आयोग के द्वारा मई 2026 में एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इस रिपोर्ट के आधार पर कक्षा 1 से 12, ये आंकड़ा याद रखना कौन सी कक्षा तक, 1 से 12 तक का एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। ये बातें बहुत पूछी जाती हैं, शिक्षा विभाग का एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकीकृत शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। अभी हमने देखा भाई अपराध में राजस्थान खराब जगह पे है, तो यहाँ एक अच्छी जगह पर भी है, अच्छी वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय भागीदारी की बात करें तो देश के कुल एकीकृत विद्यालयों, जो कक्षा 1 से 12 तक के एकीकृत विद्यालय हैं, इनका लगभग 35% अकेले राजस्थान में ही संचालित है। एकीकृत विद्यालयों का मतलब क्या होता है, पहली से लेकर 12वीं क्लास तक एक ही स्कूल में चल रही है, वरना स्कूल बटे हुए होते हैं ना, कोई प्राइमरी स्कूल तक है, कोई अपर प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई सीनियर सेकेंडरी। एकीकृत का मतलब एक ही स्कूल में 12वीं तक की क्लास है, और ऐसे एकीकृत स्कूलों में यहाँ पढ़ाई उपलब्ध करवाने में राजस्थान पहले स्थान पर है। नेटवर्क अनुपात की बात करें तो भारत में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक की जो शिक्षा एक ही स्थान पर देने वाला हर तीसरा विद्यालय राजस्थान में है। अच्छी बात है, यानी कि राजस्थान में 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो ज़्यादा हैं। स्कूलों की संख्या तो राज्य के 27,889 ये विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चारों तरह की जो शिक्षा है, यानी 1 से 12वीं तक की ऐसी एकीकृत शिक्षा प्रणाली प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पोषण पखवाड़ा, और पोषण पखवाड़ा इस बार कौन सा है, ये 8वां, तो यानी कि अष्टम पोषण पखवाड़ा, इसमें राजस्थान देश भर में फिर से पहले स्थान पर है। तो जहां राजस्थान अच्छे काम में पहले स्थान पर है, तो अच्छे काम में पहले स्थान पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोषण पखवाड़ा में राजस्थान पहले स्थान पर है। पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा संचालित है, तो ये भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग या बाल विकास मंत्रालय इसको आयोजित करता है। उद्देश्य क्या है, महिला और बच्चे दोनों के लिए पोषण सामग्री उपलब्ध करवाना, इसके लिए आयोजन किया गया पोषण पखवाड़ा। 15 दिन का कार्यक्रम है, 15 दिन की अवधि को ही पखवाड़ा कहते हैं। अब इसमें सर्वाधिक गतिविधियां राजस्थान में आयोजित की गई थी, इसलिए राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान ने अपने उद्देश्य से भी बढ़कर, यानी कि 112.33% उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ पूरे देश में शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया। आयोजन कब से कब हुआ, तो 9 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में इसका आयोजन किया गया। किसका, पोषण पखवाड़ा। तिथि याद रखना, पूछ ली जाती है। ये तो याद हो गया कि राजस्थान इसमें पहले पर है, स्थान बहुत जरूरी है, याद रखना। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी, तो इसके लिए मुख्य थीम थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम विकास हो सके। किस चीज का, व्यक्तित्व का, मस्तिष्क का विकास, ये इसका निर्धारित किया गया था, यानी ये इसका मुख्य विषय वस्तु या थीम थी कि जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। ये थोड़ा सा नीचे आ गया टाइपिंग में, ये पूरा यही है, एक साथ ही है, इसके बाद कंटिन्यू यहाँ है। तो जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। शुरुआत में जो बचपन आपका है उसमें बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत के 6 जो वर्ष हैं उनमें ही ब्रेन डेवलप ज़्यादा होता है, तो वही इस बार थीम रखी गई। अब हमारा अगला और काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यानी कि मई 2026 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए या क्या बड़े अपडेट हैं, अब हम वो देखते हैं। चलो देखते हैं भाई क्या क्या चेंज हुए हैं या क्या नए अपडेट हुए हैं। पहला, 15 मई 2026 को राजस्थान में, एक मिनट, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, भिवाड़ी की बात है। सबसे पहले भिवाड़ी जहां प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया गया। सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत ज़्यादा न्यूज में है, बार बार आप देख रहे होंगे हर जगह सेमीकंडक्टर छाया हुआ है, तो इस सेमीकंडक्टर से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, पहले तो ये हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर ये बनाया गया है भिवाड़ी में। कब उद्घाटन किया गया इसको,
तो 15 मई 2026 वीडियो कॉल की या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, खैरथल तिजारा जिले में पड़ता है ये, कौन सा, भिवाड़ी, पहले अलवर में था, अब खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में, जो कहाँ है ये, सलारपुर खुसखेड़ा क्षेत्र में, यहाँ प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का यहाँ उद्घाटन किया गया है। अब इसमें कितना निवेश आएगा, क्या क्या इसमें होगा, तो इसमें लगभग 1200 यानी 1200 करोड़ का निवेश आने की संभावना है, काफी अच्छी मात्रा में। तो इस प्लांट से हर साल लगभग 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण हो सकेगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि भविष्य इसी पर ही टिका हुआ है, इसलिए रूस और यूक्रेन वाला युद्ध भी चल रहा है। जहां जहां जिन देशों के पास अब ये दुर्लभ खनिज जो हैं, अब उन देशों की आफत आई हुई है। जैसे एक टाइम था कि भाई जिनके पास तेल ज़्यादा है, खाड़ी वाले देश, वो युद्ध में घिरे हुए थे, ईरान खैर अभी भी है, पर अब जिनके पास सेमीकंडक्टर को जो मिलने वाले वो उपकरण हैं या जो खनिज हैं, वो जिन देशों के पास ज़्यादा हैं, वेनेजुएला जैसे, इसीलिए बेचारा मारा गया, तो वहाँ उन चीज़ों पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। ऐसा ही यूक्रेन है, यूक्रेन में भी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो यूक्रेन भी दुनिया के निशाने पर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका प्रदेश का यानी भारत का और प्रदेश का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। क्या बताया गया है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 यानी इस बार का ही जो बजट आया था 2026-27 वाला, इसमें सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 यानी इसका दूसरा फेज शुरू किया गया है, और इसके लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत वर्ष 2029 तक घरेलू जरूरतों की 70 से 75% चिप्स के निर्माण में आत्मनिर्भर होगा। ऐसा हमें लगता है, अभी 29 आया नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह से हो जाएं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, यानी कि 100% हमारे देश में ही बन जाए। उम्मीद है कि 2035 तक वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनने का लक्ष्य है हमारे देश का। ये लक्ष्य याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य के या भारत के सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। राज्य की क्या नीति है, तो जहां भारत सरकार भारत को चाहती है कि सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए, राज्य सरकार राजस्थान को चाहती है कि राज्य में निवेश आकर्षित किया जाए, इसके लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति हाल ही में लॉन्च की गई। ये सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति कब लॉन्च की गई, मार्च 2026 में। ये जब मैंने मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी डिटेल में भी पढ़ाई थी, इससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, जिसमें 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर्स तैयार करने का लक्ष्य है पूरे देश से, और इसमें राजस्थान के 323 संस्थान है पूरे देश के, जिसमें राजस्थान के हैं 9 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी है प्रथम गोड़ावट दिवस, राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल की गई है। तो पहली बार मनाया गया है गोड़ावट दिवस, तो इसमें पूछा जा सकता है इस बार सवाल, राज्य का राज्य पक्षी है राजस्थान का गोड़ावट, और गोड़ावट दिवस किस दिन मनाया गया, 21 मई को मनाया गया। आज कौन सी डेट है, आज है 21 जून, तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। तो ऐसे ही याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उससे बिल्कुल एक महीने पहले यानी 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये हो गया पहला कौन सा, गोड़ावट दिवस। गोड़ावट दिवस पहला 2026 में किस लिए मनाया गया, तो बस गोड़ावट के संरक्षण के लिए, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए दिवस मनाया गया। क्या क्या हुआ समारोह में, तो बस इसके ही संबंधित कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए कि भाई पक्षी का संरक्षण किया जाए। बस कहाँ हुआ आयोजन, तो ये है उत्कर्ष जैन भवन, जो कि जैसलमेर में इसका राज्यव्यापी कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, तो पर्यावरण राज्य मंत्री इसके मुख्य अतिथि, जिनका नाम है संजय शर्मा। आयोजन किसने किया, तो आयोजन किया गया वन विभाग राजस्थान के द्वारा। इस दौरान एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। वन मंत्री ने यहाँ मरु उद्यान, जो कि डेजर्ट मरु उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ के सम के सुदासरी क्षेत्र का दौरा करके गोड़ावट की कुछ विशेष मूर्तियों का भी यहाँ अनावरण किया है। अब इन पक्षियों की संख्या की बात की जाए तो राजस्थान में गोड़ावट की कुल संख्या कितनी हो गई है, 217। इसमें 130 जैसलमेर के प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। 217 में से 130 तो कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। बाकी के जो बच्चे हैं 87, वो अलग अलग ब्रीडिंग सेंटर में सुरक्षित है। प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं, 130, बाकी के अलग अलग ब्रीडिंग सेंटर में सुरक्षित रखे गए हैं। संकट है इन पर, संकटग्रस्त ये प्रजाति है।
अगली जानकारी है जयपुर जहां सरकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी शुरू होगी। जैसे आपने आपने ये ओला उबर वगैरह या रैपिडो इस तरह की जो भी टैक्सी देखी है, भारत सरकार ऐसी अपनी टैक्सी शुरू करनी चाह रही है। उसका ही नाम है भारत टैक्सी सेवा। भारत टैक्सी सेवा में क्या होगा कि जो ड्राइवर है जो टैक्सी चलाता है उसको भी प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, वो भी एक तरह का मालिक उसमें बनाया गया है। तो क्या होगा इसमें, सरकारी मॉडल पर, सहकारी मॉडल पर, सरकारी नहीं सहकारी, सहकारी यानी कोऑपरेटिव, दोनों का इसमें कॉपरेशन है, दो संस्थाओं का, सरकार का भी और निजी जो प्लेयर है उसका भी। अब इसके आधार पर भारत की पहली टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी, ये पहले शुरू की जा चुकी है। कहाँ कहाँ, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़। यहाँ तो शुरू हो चुकी है। जब यहाँ शुरू हुई तो हमारे इतने काम की नहीं है, हमारे काम की अब है जब कहाँ शुरू होगी, जयपुर में, क्योंकि एग्जाम में हमारे राजस्थान का करंट अफेयर्स है, तो जयपुर में अब ये शुभारंभ होने जा रहा है। और जयपुर के लिए डेट रखी गई, किस दिन ये शुरू हो चुकी है, 4 जून 2026 इस भारत टैक्सी की ऐप यहाँ लॉन्च कर दी गई है, कस्टमर मोबाइल ऐप। क्या होगा इसका, यानी कि एक ऐप है, बस सहकारिता की तरह संचालित है, जिसमें कि सरकारी और निजी संस्थाएं दोनों इसमें शामिल हैं। भारत टैक्सी की विशेषता यहाँ बताई गई है। तो भारत, अच्छा पहले एक और पॉइंट रह गया कि राजस्थान के जो सहकारिता राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त, उन्होंने 20 मई 2026 को ये भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी कि भैया अब राजस्थान में भी हम शुरू करने वाले हैं। इस टैक्सी की विशेषता क्या है, सारथी ही मालिक, अब यहाँ सारथी लिख दिया गया है, दरअसल ड्राइवर को यहाँ लिख दिया गया है सारथी। तो इसमें कोई बाहरी कॉर्पोरेट का मालिक नहीं होगा, कोई अलग कोई सेठ नहीं है, जो ड्राइवर है जो टैक्सी चलाएगा वही इसका मालिक है। तो टैक्सी चलाने वाले यानी ड्राइवर को ही कंपनी में वास्तविक मालिकाना हक यहाँ दिया जाएगा। 4 मूल विचार रखे गए हैं, जैसे कि स्वामित्व, सुरक्षा का कवच, सम्मान और लाभांश, इसका इसमें वितरण किया जाएगा। जितनी कमाई होगी तो सहकारी है यानी गवर्नमेंट और ये जो ड्राइवर है उन दोनों में ये बांट दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के शिक्षा नवाचारों को नीति आयोग की मान्यता मिल गई है। क्या मान्यता मिली है और कौन से नवाचार हैं देख लेते हैं। नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट, जो कि मई 2026 की नवीनतम रिपोर्ट है, इसमें राजस्थान के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर एक टैग दिया। कौन सा टैग दिया, गुड स्टेट प्रैक्टिस। ये राजस्थान के शिक्षा मॉडल को कहा गया गुड स्टेट प्रैक्टिस, जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा जो स्वास्थ्य निगरानी और एआई आधारित कार्यक्रम है, इसकी सराहना यहाँ की गई है। अब राजस्थान के जो मुख्य कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला यहाँ है शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। शाला है ना, उच्चारण का ध्यान रखना, ये साला नहीं है, शाला स्वास्थ्य, साले का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, शाला यानी कि स्कूल, आपकी पाठशाला। तो बोलते हैं बहुत सारे शाह और सा को एक जैसे बोलते हैं, वो बोलेंगे साला स्वास्थ्य परीक्षण, तो साले का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं है, स्वास्थ्य परीक्षण किसका है, तो स्वास्थ्य परीक्षण पाठशाला का है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अभियान चलता है एक राजस्थान में, तो इसने अच्छी कुछ प्रगति की है, इसलिए नीति आयोग ने इसकी सराहना की। अब इस ये जो अभियान है शाला स्वास्थ्य परीक्षण, इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें राज्य के 75 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं, इनकी 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर, जिसमें उनकी दृष्टि यानी कि आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, पोषण यानी कि खाना पीना उनका कैसा है, दांत कैसे हैं, इनकी फिटनेस की जांच की गई। आंख, कान, दांत और पोषण, इनकी जांच की गई। और फॉलोअप के बाद अगर किसी में कोई कमी पाई गई तो उपचार की निगरानी के लिए भी ऐप लॉन्च किया गया। इस कारण नीति आयोग ने इसकी तारीफ की है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही दूसरे और कौन कौन से काम चल रहे हैं नीति आयोग ने जिनकी तारीफ की, ये है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अब इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है, ओसीआर तकनीक, जो कि एआई आधारित मूल्यांकन की तकनीक है। अब ये आजकल एक शब्द आपने सुना होगा, ये जब ये नीट का पेपर जो चल रहा है कि भाई लीक होने वाली प्रक्रिया, तो कई जगह, या सीबीएसई का जो पेपर आया था, नीट नहीं सॉरी सीबीएसई में कॉपी इवोल्यूशन की बात हुई थी, तो आपने OSM शब्द सुना होगा, इसको कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब आप जो कॉपी पे लिख के आते हैं, जैसे कि RAS परीक्षा वगैरह जो होती है मुख्य परीक्षा, उसमें जो आप कॉपी पे लिख के आते हैं, तो वो कॉपी आपकी नहीं जाती है सीधी सीधी, उसको एग्जामिनर चेक नहीं करता है, उसको स्कैन कर लिया जाता है और स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना ली जाती है, और फिर वो ऐसे स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं, जैसे ये तो बड़ी स्क्रीन है वो छोटी स्क्रीन पर, तो उसको ही कहते हैं OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मूल्यांकन या ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ऐसे राजस्थान में जो जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है उनकी तारीफ की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऐसे ही टोंक जिले में एक चीज चल रही है, एक पहल है, और वो पहल मैं पहले समझा चुका हूँ, जिसका नाम है पढ़ाई विद AI। पढ़ाई विद AI, पढ़ाई करो AI के साथ। बच्चों को कहा गया भाई पढ़ो
कैसे पढ़ना है आपको, एआई का उपयोग करते हुए पढ़ाई करनी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनकी नीति आयोग ने सराहना की है, बस इतना याद रखना, नीति आयोग ने पीठ थपथपाई है। जैसे कि वेलकम फिल्म ने नाना पाटेकर ने बोला था ना पीठ थपथपाने के लिए, बस वैसे ही नीति आयोग ने भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपा दी है। तो देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान। ये आरआरटीएस नेटवर्क क्या है? आरआरटीएस का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और रीजनल का मतलब हो गया क्षेत्रीय। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इससे अब राजस्थान जुड़ गया है। क्या है ये? तो ये राजस्थान और हरियाणा सरकार जो है उन दोनों के बीच में सहमति बनी है, जिसमें दिल्ली से लेकर अलवर तक एक ट्रेन चलेगी, नमो भारत ट्रेन। इसके संचालन का मार्ग यहाँ से निकलेगा। ये एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। जैसे कि आप जयपुर में भी देखते हैं ना बीआरटी कॉरिडोर जो हटा दिए गए हैं, बीच में सड़क के बीच में दोनों साइड से ऐसे रेलिंग लगी हुई थी, उसके बीच में लो फ्लोर बस जाती थी, बीआरटी कॉरिडोर जिसको बोलते थे। ऐसे ही रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है जहां हाई स्पीड रेल जाएगी। अब इसमें राजस्थान को भी जोड़ दिया गया है। अब इसके माध्यम से दिल्ली से ट्रेन चलेगी। दिल्ली में जगह है ये सराय काले खां, यहाँ से शुरू होकर दिल्ली के ही मुनीरका, एरोसिटी, गुरुग्राम, वाबल, हरियाणा होते हुए फिर यहाँ एसएनबी, खैरथल और अलवर तक ये जो ये रेल नेटवर्क है यानी कि आरआरटीएस है, ये जाएगा और राजस्थान इससे जुड़ चुका है। कॉरिडोर का दूसरा हिस्सा ये शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड यहाँ से गुजरेगा और सोता नाला तक विस्तारित किया जाएगा। इसमें भिवाड़ी और भिवाड़ी के साथ साथ दूसरा नीमराना, इनके साथ साथ एनसीआर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीधा सीधा इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। आज की क्लास में हमने भिवाड़ी पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, तो देखते हैं आपको कितना याद है। अगर याद है किसी को तो बताएं। भिवाड़ी अभी हमने क्यों पढ़ा था? कुछ आया था कि भिवाड़ी में प्रदेश का पहला कुछ बना है। क्या बना है बताएं आप, तो जिनको याद है वो बताएं कि भिवाड़ी में ऐसा क्या हुआ जो अभी हमने पढ़ा। कॉरिडोर की कुछ तकनीकी विशेषताएं बताई गई हैं कि कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी, 196 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कितना हिस्सा है? कुल कॉरिडोर की लंबाई है 196, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 91 किलोमीटर। इसमें कुल 22 स्टेशन है और इनमें से राजस्थान में कुल कितने स्टेशन पड़ेंगे? 6। गति और समय की बात की जाए तो इसमें जो ट्रेन चलेगी लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होगी, जिसमें दिल्ली से अलवर की दूरी लगभग 2 घंटे में ये तय कर सकेगी। बजट की बात करें तो इसकी अनुमानित लागत है लगभग 37,000 करोड़ और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 घंटे में आप दिल्ली से अलवर पहुंच जाएंगे। तो हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा एक एक्सप्रेस वे बना था, यूपी का कोई बना था, तो उसमें था कि भाई अब 2 घंटे में आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा, आप जानते होंगे उनको, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने पूछा कि भाई पहुँच जाएंगे 2 घंटे में, फिर पहुँच के करेंगे क्या? क्या मतलब 2 घंटे में पहुँचने का? जो 5-6 घंटे का सफ़र था, तो पहले 5-6 घंटे में जा रहे थे, अब 2 घंटे में पहुँच के क्या करेंगे? ऐसे ही यहाँ है कि दिल्ली से अलवर पहले 3-4 घंटे में अगर जा रहे थे, अब 2 घंटे में पहुँच जाएंगे आप, फिर क्या करेंगे 2 घंटे में पहुँच के? भाई पैदल ही जाओ आराम से, टाइम पास तो हो। इसके बाद अगला है जयपुर, जहां प्रदेश का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। और जयपुर में कहाँ? सीतापुरा में। सीतापुरा में एक निजी क्षेत्र का, यहाँ राज्य का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। कौन कौन सी कंपनी इसमें भाग लेंगे? तो इसका निर्माण कर रहा है एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स, जिसके द्वारा कुल 350 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। क्षमता की बात करें तो 1.5 एकड़ भूमि पर यह फैला है और इसकी क्षमता लगभग 6 मेगावाट आईटी, ये इसकी क्षमता रखी गई है। बिजली की आपूर्ति, तो ये डुअल सोर्स तकनीक है, तो इसे 2 स्वतंत्र ग्रिड सब स्टेशन जो कि 220 और 33 केवी से, और एक है 132 33 केवी सीतापुरा से इनको बिजली प्राप्त होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है यूएई। यूएई बनाएगा जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसने समझौता किया है राजस्थान सरकार के साथ कि जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाए। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन शब्द जहां भी आता है वहां इसका मतलब यह है कि भाई पर्यावरण को नुकसान नहीं करना है, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, वहीं ग्रीन शब्द आता है। तो ग्रीन एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वही ग्रीन एनर्जी है। तो इसके तहत कुल 3 लाख करोड़ रुपए का एक विदेशी निवेश इसमें किया जाएगा। निवेशकर्ता कौन है? यूएई। परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 60,000 मेगावाट। ये पूछे जाने की बहुत संभावना है कि हाल ही में यूएई, ये तो पूछा जा सकता है कौन से देश के साथ?
या ये पूछा जा सकता है कि यूएई ने कौन से क्षेत्र में किया है निवेश यहाँ, तो किस में किया है, जैसलमेर में। अब इसमें 60,000 मेगावाट में क्या क्या शामिल है, तो सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, बायोमास आधारित हर तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इसमें शामिल किया गया है। और जैसलमेर में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये काम करेगा। कौन सी कंपनी इसमें भागीदार है, तो ये है मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी है कोटा डोरिया और एरी सिल्क, इसके संगम से बनेगा एक प्रीमियम फैब्रिक। किस किस के संगम से, कोटा डोरिया और एरी सिल्क। कोटा डोरिया काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया तो राजस्थान का है, पूर्वोत्तर भारत का है एरी सिल्क। अब इन दोनों को मिलाकर कुछ नया एक फैब्रिक यानी कि समझ लो आप कपड़ा बनाया जाएगा। दोनों को फ्यूजन फैब्रिक मिक्स करके इनको कुछ नया कपड़ा बनाया जाएगा। तो हमको ये याद रखना है भाई, इसमें राजस्थान का कौन सा कपड़ा इस्तेमाल है, तो वो कौन सा है, कोटा डोरिया। वस्त्रों की विशेषता बताई गई है। ये जो एरी सिल्क है ये अपनी मजबूती के लिए, गर्माहट के लिए जाना जाता है, और कोटा डोरिया विशेष चौकड़ीदार बनावट के लिए, हल्केपन के लिए, दोनों ही प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसमें जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। कई बार केवल इतना सही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ किया गया, तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। कब, 11 मई 2026 को। अब इस दौरान कुछ पुरस्कार दिए गए, जैसे कि राजस्थान नहीं, हमारे देश के ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री थे। तो एक ब्रह्मगुप्त पुरस्कार दिया जाता है उनके नाम पर, जिसको विज्ञान, गणित, नवाचार, अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है उनको दिया जाता है। इनोवेशन सेंटर, तो युवाओं के लिए तकनीकी रचनात्मकता, स्टार्टअप संस्कृति, इनको बढ़ाने के लिए इनोवेशन सेंटर कहाँ, जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अभी कोचिंग हब बेचारा बन के तो तैयार है, पर कोचिंग वाले वह पहुंच ही नहीं रहे हैं क्योंकि सुविधाएं वहाँ भी नहीं है। ये बड़ी समस्या रहती है। जैसे ही सरकारें बदल जाती है तो एक सरकार जो कुछ अच्छा भी लेके आती है, दूसरी उसको लागू नहीं करती। हमेशा ऐसा होता रहता है। अब चाहे पुरानी सरकार इतना पैसा लगाए कि सारी कोचिंग एक जगह पहुंचा दे, अब नई सरकार ने अटका रखा है काम। ड्रोन सेल और रोबोटिक्स, जिसमें हर व्यक्ति यहाँ तक तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए एक राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ड्रोन सेल की स्थापना की गई। इसके लिए 500 से ज़्यादा स्कूलों में रोबोटिक्स लैब यहाँ राजस्थान में शुरू की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात है OBMS। क्या है OBMS? देश का पहला सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से टिकट मिल सकेगी। मल्टी साइट यानी कि कई सारी चीज़ों के लिए एक साथ यहीं से टिकट ले जाओ। अब कौन कौन सी साइट के लिए, प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं या जो सांस्कृतिक स्थल हैं, तो उनकी टिकट आप एक ही जगह से ले सकते हैं। इसके लिए शुरू किया गया है OBMS, देश का पहला सरकारी ये मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म ये देश का पहला है और एकमात्र है, सरकारी सिस्टम में एकमात्र है। इसका विकासकर्ता कौन है, तो विकासकर्ता राजस्थान सरकार का सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग इसका विकास करता है। इसका संचालन किसके द्वारा होगा, तो एक पोर्टल बनाया गया है यही OBMS नाम से, OBMS टूरिस्ट rajasthan.gov.in, और एक मोबाइल ऐप भी इसके लिए लॉन्च की गई है। तो अलग अलग पर्यटन स्थलों से अलग अलग आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, एक साथ यहीं आपको सारी टिकट मिल जाएंगी पर्यटन स्थलों से संबंधित। तो यही इसकी उपयोगिता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जिसमें हम पढ़ते हैं चर्चित व्यक्तित्व एवं चर्चित स्थल। तो या तो जो स्थान है वो चर्चा में रहे या कोई व्यक्ति चर्चा में रहा, तो कौन कौन से रहे उनको देखते हैं। सबसे पहले एक स्थान, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। तो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में एक सर्वेक्षण चलाया गया और इस सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट इस दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जिस देश में ये मिल जाए उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। तो जहाँ पहले तेल को समझा जाता था, अब इस रेयर अर्थ मेटल को समझा जा रहा है। और राजस्थान में ये वहीं मिला है जहाँ तेल मिला था, यानी कि बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में। तो बालोतरा जिले में, बालोतरा जिले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, इसके हालिया सर्वेक्षण में पता चला कि यहाँ रेयर अर्थ मिनरल के भी भंडार हैं। तब इनको गति देने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई कैसे इनका उत्खनन यहाँ से किया जाए। इसकी भौगोलिक संरचना वगैरह बताई गई है। कौन कौन से खनिज हैं यहाँ रेयर अर्थ मिनरल में, तो एक है नियोबियम यानी कि NB, एक है जिरकोनियम और तीसरा है हैफनियम। पीरियोडिक टेबल जिन लोगों ने पढ़ी है वहाँ बहुत ही लास्ट में जाके खनिज आते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे पीछे जाके आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इनको याद भी नहीं करते हैं।
तो वहीं जाके ये आते हैं, जहां आप याद करना बंद कर देते हैं एग्जाम वहीं से ही पूछना शुरू करता है। अब अगला है राजस्थान के धवल और जय शर्मा, ये दोनों जो हैं धवल और जय शर्मा, ये फोर्ब्स की 30 अंडर 30 इस एशिया की सूची में शामिल हुए हैं। यानी 30 से कम उम्र के 30 लोगों की सूची बनाई जाती है। 30 अंडर 30, 30 से कम उम्र वाले 30 लोगों की एशिया में सूची बनाई गई। इसमें जयपुर के धवल और जय शर्मा शामिल हुए। दोनों ही उद्यमी है, युवा उद्यमी। अब इनको ये फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है एशिया में। अब इसमें दोनों ने, बिहार के एक और हैं इनमें जिनका नाम है अमन कुमार, राजस्थान के तो दो हो गए, अमन कुमार, फिर हो गए धवल और तीसरे जय शर्मा। इन तीनों ने मिलकर एक हेल्थ टेक स्टार्टअप चलाया जिसका नाम है मेव हेल्थ। अब क्या है मेव हेल्थ? तो मेव हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार के लिए अपनाया गया है। इन्होंने देखा कि भाई आज के दौर की एक नई समस्या है, लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस क्षेत्र में कुछ इन्होंने नवाचार किया है। अब इसी कारण तनाव मुक्ति के प्रयास में इन्होंने जो योगदान दिया है, इस कारण इन्होंने इनको एशिया के 30 ऐसे व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया जो 30 वर्ष से कम है और युवा उद्यमी है। तीनों की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो राजस्थान के बिट्स पिलानी से इन तीनों की पढ़ाई हुई है। इसके बाद अगला है स्थान जो चर्चा में रहा, भरतपुर। भरतपुर में ओल्ड एज होम है एक, उसका नाम है अपना घर, यानी कि वृद्धाश्रम है, बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रम है। बुजुर्ग हैं या निराश्रित हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, तो उनके लिए एक आश्रम है जिसका नाम, आश्रम या घर जिसका नाम रखा गया है अपना घर। तो ये अपना घर अभी गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया। क्यों? तो यहाँ इतने सारे लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, यह आश्रम यहाँ काम करता है। अब इसने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। क्यों? क्योंकि भरतपुर के बझेरा स्थित वो स्थान है, इस आश्रम में कड़े कुछ भौतिक सत्यापन के बाद 3295 निराश्रित महिलाएं, इनके रहने की यहाँ पुष्टि की गई है। 3295 लगभग 3300 ही मान लो आप। इससे पहले का ऐसा रिकॉर्ड था, अमेरिका का एक संस्थान था मियामी में स्थित जिसका नाम था लोटस हाउस वुमन शेल्टर, वहाँ लगभग 1500 महिलाएं रहती थी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा संरक्षण एक ही घर में किसी में दिया गया है, तो यहाँ इसमें दिया गया है अपना घर में। इस कारण गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया। और ये पूछा जा सकता है क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये भरतपुर है और मुख्यमंत्री भी कहाँ के हैं? भरतपुर के। मुख्यमंत्री ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं सरपंच कहाँ का था, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ मेरे जिले में कौन सा ऐसा ओल्ड एज होम है या ऐसा जो निराश्रितों का घर है जो हाल ही में चर्चा में रहा। जैसे पहले वाली सरकार जोधपुर 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 बहुत पूछती थी, उससे पहले वाली झालावाड़ झालावाड़, अब आ गए हैं भरतपुर भरतपुर। तो सिंपल सी बात है, जो जहाँ से है वो अपने क्षेत्र के बारे में सवाल पूछता है और आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, उसके हिसाब से एग्जाम की तैयारी करनी है। इस आश्रम के संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर BM भारद्वाज, उनके द्वारा आश्रम की स्थापना की गई। मेडिसिन के गॉडफादर जिन पद्मश्री जिनको मिल चुका था, डॉक्टर SR मेहता, हाल ही में इनका निधन हो गया। SMS मेडिकल कॉलेज के दूसरे बैच के छात्र थे, जब से बना है SMS मेडिकल कॉलेज ये तब से ही है, और इनकी आयु लगभग 95 वर्ष थी। तो अब जाके हाल ही में इनका निधन हुआ 21 मई 2026 को। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। SMS के दूसरे बैच के यानी कि 1948 के छात्र थे। 1957 में इनको गोल्ड मेडल भी मिला था, पद्मश्री सम्मान भी इनको मिल चुका है। राजस्थान विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, राजस्थान विधानसभा ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, नया प्रतीक चिन्ह। कब लॉन्च किया? तो राजस्थान विधानसभा का स्थापना दिवस था, 75वां स्थापना दिवस। तो इस अवसर पर इन्होंने, और किस दिन हुआ ये 75वां? 28 मई 2026 को। तो इस दिन राजस्थान विधानसभा ने अपने नए लोगो का विमोचन किया। अभी दिखाऊंगा लोगो क्या बना है, नया लोगो। विमोचनकर्ता कौन थे? एक तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, और इनके साथ थे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इन्होंने मिलकर नया लोगो विमोचित किया। अब इसमें राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जिसने अपना स्वयं का कोई प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो लॉन्च किया है। अब इसके डिजाइनर पूछे जा सकते हैं कि भाई राजस्थान विधानसभा का जो नया लोगो बना है ये बनाया किसने है? तो डिजाइनर कौन है? डिजाइनर है शेर सिंह, यहाँ लिख रहे हैं नाम, जिन्होंने समारोह में राज्यपाल और स्पीकर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो शेर सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये लोगो तैयार किया है, यानी कि इसके डिजाइनर है। अब ये है राजस्थान विधानसभा का नया लोगो।
ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा शायद। ये विधानसभा का नया लोगो है, एक बार इस पर नज़र मार लो आप, क्योंकि इसमें से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान विधानसभा, यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, यहाँ वो बन रहा है। ये राजस्थान विधानसभा की फोटो बन रही है। जो जो चीज़ें हैं उसमें बता रहा हूँ, ये पूछी जाती हैं कि इसमें ये है या नहीं है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा का जो नया भवन है उसकी फोटो बन रही है, उस पर लिखा हुआ है राजस्थान विधानसभा। यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान के राज्य प्रतीक, वृक्ष दिख रहा है, खेजड़ी, ऊंट दिख रहा है आपको, और ऊंट के अलावा घोड़ावड़ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये राजस्थान के आपको वो भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ के प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है नीचे नाम राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के बारे में ही यहाँ सारी जानकारी दी गई है। अब आगे अगले पेज पर मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई ये जो यहाँ मैंने फोटो दिखाया, यही इसकी विशेषता है कि नए प्रतीक चिन्ह की क्या क्या विशेषता है। देख लेते हैं क्या क्या विशेषता है। आप जो डिटेल में लिखी हुई है उन विशेषताओं पर नजर डालते हैं। नए प्रतीक चिन्ह की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, यह लोगो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, लोकतांत्रिक परंपरा इसको प्रदर्शित करता है। इस पर अशोक स्तंभ है, अभी आपने देखा, मैंने दिखाया आपको, अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसमें राजस्थान का राज्य प्रतीक जैसे कि खेजड़ी वृक्ष मैंने दिखाया आपको। राज्य पुष्प भी था वहाँ, रोहिड़ा देख नहीं पाए शायद हम। राज्य पशु भी है ऊंट, और राज्य पक्षी घोड़ावड़, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। ध्येय वाक्य, इस राजस्थान विधानसभा के रेखा चित्र के साथ इस पर ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। ध्येय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। तो ये ध्येय वाक्य भी इस पर लिखा हुआ था, जो हमने शायद ओवरलुक कर दिया, लिखा हुआ था राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो ध्येय वाक्य भी याद रखना। ये मैंने राजस्थान विधानसभा की ही वेबसाइट से डाउनलोड किया है, वहाँ यही है ओरिजिनल जो लिखा हुआ है। ये ध्येय वाक्य याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा का नया ध्येय वाक्य, नया लोगो आ गया है। क्या क्या बने हुए हैं, खिचड़ी, रोहिड़ा, ऊंट और घोड़ावड़। ध्येय वाक्य याद रखना है। इसमें इसके अलावा 13 नए द्वारों का भी नामकरण किया गया है। कौन कौन से द्वारों का, तो जो आंतरिक द्वार हैं उनके अलग अलग नाम किए गए हैं राज्यपाल के द्वारा, जैसे कि कर्तव्य द्वार। ऐसे दक्षिणी द्वार को शक्ति द्वार कहा गया, पश्चिमी द्वार को सुशासन द्वार, पूर्वी द्वार को कहा गया संकल्प द्वार, उत्तरी जो द्वार है उसको कहा गया है शौर्य द्वार। बाहरी द्वार तो 8 बाहरी द्वार हैं, उनके भी नाम रखे गए हैं, जैसे कि ब्रज, शेखावाटी, बागड़, फिर मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, मिरवाड़ा, ढूंढाड़, ये द्वारों के नाम इसमें रखे गए हैं। अगला है जयपुर एयरपोर्ट, इसको मिला ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान। तो जयपुर एयरपोर्ट को ऐसा किया गया है ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान, मतलब जहां पर्यावरण प्रदूषण कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो और पर्यावरण संरक्षण ज्यादा हो। तो ये सम्मान जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया है। पूरी सारी रामायण की बजाय इतना ही ध्यान रखें, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान मिला, तो जयपुर एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान मिला है। क्यों मिला, क्योंकि ऊर्जा दक्षता इसकी अधिक है और इसने कार्बन उत्सर्जन कम किया है, पर्यावरण प्रदूषण किया है कम, इस कारण इसको यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस देश में जयपुर फुट के स्थायी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जयपुर फुट क्या है, जो लोग किसी दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुके हैं तो उनको एक आर्टिफिशियल पैर लगा के दिया जाता है। वो जयपुर में ही सबसे पहले विकसित किया गया था, इसलिए उसका नाम है जयपुर फुट। तो जयपुर फुट का एक सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसमें जयपुर फुट के पहले स्थायी केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की यहाँ यात्रा हुई थी, उस दौरान भी बात की गई, और अब भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ गए तो उनके द्वारा यहाँ इसका उद्घाटन कर दिया गया। कब किया गया उद्घाटन, तो 10 मई 2026। तो ये देश का नाम याद रखना कि हाल ही में जयपुर फुट के स्थायी केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। राजस्थान के 3 जिले, और इन 3 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। पहले तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं, एक है बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है सिरोही। यहाँ राज्य सरकार का प्रयास है कि लगभग 10,000 चंदन के वृक्ष लगाए जाएं। ये जो वृक्षों की संख्या है यहाँ लिखी हुई है, तो ऐसे 10,000 चंदन के वृक्ष लगाए जाएं तीनों जिलों में मिलाकर। कौन कौन से 3 जिले, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, यहाँ तीनों को मिलाकर चंदन विकसित किया जा रहा है 3 जिलों में। अब चंदन होता कहाँ है, मुख्य रूप से तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो वहां किस जैसे हो रहा है, ऐसे राजस्थान के 3 प्रमुख जिलों में चंदन वन स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 मई 2026 को एक बैठक में हिस्सा लिया।
जिसमें राजस्थान के इन 3 जिलों को चुना गया कि जहां एनवायरनमेंट ऐसा है जहां चंदन पैदा हो सकता है। कौन कौन सी जगह? बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। अब यहाँ ये विकसित किए जाएंगे, तो बस आप ध्यान रखना कितने हैं कुल। तो 1000 चंदन के वृक्ष पौधे लगाने की योजना है। 1000 नहीं, 10,000। कहाँ कहाँ? बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। दक्षिणी राजस्थान के ये जिले हैं जहाँ का मौसम ऐसा है जहाँ चंदन विकसित करने की संभावना हो सकती है। अगला राजस्थान विधानसभा, और राजस्थान विधानसभा में हर्वल वाटिका और नक्षत्र वाटिका, इसका उद्घाटन किया गया है। हर्वल और नक्षत्र वाटिका, तो राजस्थान विधानसभा में जो पर्यावरण, आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान के इस अनूठे संगम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता राजस्थान विधानसभा में रहे विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि वासुदेव देवनानी। कब? 5 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। नक्षत्र वाटिका में क्या होगा? तो यहाँ ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों पर आधारित इसमें 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अर्धचंद्राकार स्वरूप, ऐसा जो स्वरूप है उसमें ये नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है, जहां प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित एक विशिष्ट वृक्ष लगाया जाएगा। और ऐसी ही दूसरी वाटिका है हर्बल वाटिका। हर्बल वाटिका, हर्बल मुख्य रूप से जो आप आयुर्वेद में पढ़ते हैं, तो इस वाटिका में वैज्ञानिक पद्धति से 38 क्यारियां लगाई जाएंगी। यहाँ मुख्य रूप से औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। कितने? तो इसमें 38 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे हर्बल वाटिका में। और यहाँ नक्षत्र वाटिका में 27। ये संख्या याद रखना, यहाँ 27 है और यहाँ 38 है। अब आगे हर्बल वाटिका के बाद नीलम मीणा चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि इनको पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया था। तो हमको क्या मतलब है भाई पश्चिम बंगाल से? हम तो राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हमको मतलब ये है क्योंकि ये मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। कहाँ की? सवाई माधोपुर की। और सवाई माधोपुर में भी एक गांव है बहुत ज़्यादा फेमस है, बावनवास गांव। कहते हैं कि यहाँ घर घर से आईएएस है। तो इस बावनवास के कोयला गांव की निवासी हैं कौन? नीलम मीणा। और हाल ही में इनको जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो वहाँ नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनको नियुक्त किया गया था। बस आपको ये ध्यान रखना है इनका होम टाउन कौन सा है। तो सवाई माधोपुर जिला है, बावनवास के पास गांव है कोयला गांव। विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु, अब पहले कुलपति कहा जाता था, अब कुलगुरु कहा जाता है। 2 नए कुलगुरुओं की नियुक्ति हुई मई के महीने में। उन दोनों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहले तो नियुक्ति करता है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं प्रोफेसर कैलाश डागा और दूसरे हैं प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़। अब एक को कुलगुरु बनाया गया है MLSU यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का, और दूसरों को बनाया गया है भरतपुर का जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है इसका। तो उदयपुर और भरतपुर की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके 2 नए कुलगुरु बने हैं। एक उनका नाम है कैलाश डागा और दूसरे हैं मदन सिंह राठौड़। और ये जो कुलगुरु या कुलपति, इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो नियुक्ति से लेकर 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहता है। दोनों के नाम याद रखना क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एजुकेशन वाली न्यूज आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। देखते हैं इस दौरान किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो राजस्थान की मंत्री हैं डॉक्टर मंजू बाघमार, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास में राज्य मंत्री हैं मंजू बाघमार। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। विशेष आमंत्रण पत्र इनको भेजा गया है और इसका आमंत्रण होगा ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी यह अवार्ड मिल चुका है। अगला है राजस्थान की 3 प्रतिभाओं को पद्मश्री सम्मान। देखो अब पद्मश्री वाली न्यूज तो हमने जनवरी में ही पढ़ ली थी, पर जनवरी के महीने में यानी कि जो 26 जनवरी से पहले तो घोषणा की जाती है, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस से पहले घोषणा की जाती है, पर अवार्ड इनको मिला अब है। तो ये तो हमने वही पढ़ लिया था कि भाई 3 लोगों को मिला है, उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब बस यहाँ इतनी सी बात पढ़ रहे हैं कि अब इनको ये अवार्ड दे दिया गया, सौंप दिया गया। तब तो घोषणा हुई थी कि भाई इनको मिलेगा। अब मिला कब है? 25 जनवरी को घोषणा हुई थी। 25 जनवरी 2026 को तो हुई थी घोषणा। ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है घोषणा, और इस दिन यानी कि 25 मई को मिला। 5 महीने बाद इनको ये अवार्ड मिला है। किस किस को मिला है वहां मैं बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं बस। गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, तीनों को ये अवार्ड मिल चुका है। अब मिल चुका है, तब घोषणा हुई थी, अब मिल गया है।
खूब डिटेल में पढ़ लिया है जनवरी वाले महीने में, जिनको नहीं याद है वहां जाके देख सकते हैं। अब अगला अवार्ड है मिसेज राजस्थान 2026। उमा मीना और श्वेता कसाना ये विजेता रही। कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो ये प्रतिष्ठित ब्यूटी और पर्सनैलिटी प्लेटफॉर्म है मिसेज राजस्थान 2026। इसका ग्रैंड फिनाले यानी कि फाइनल ये जामडौली स्थित जो हैवा हेवन रिसोर्ट है इसमें आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो फ्यूजन ग्रुप के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब इसमें कौन कौन जीते हैं बस उनका नाम याद रखना। पहली बात तो मिस राजस्थान नहीं यानी कि मिसेज राजस्थान है, यानी शादीशुदा महिलाओं की प्रतियोगिता है, ब्यूटी प्रतियोगिता, जिसमें श्वेता कसाना इन्होंने मिसेज राजस्थान 2026 इसका मुख्य खिताब जीता। गोल्ड रनर अप कौन कौन रही? तो विनीता दीक्षित फर्स्ट रनर अप रही, फिर अदिति चौधरी सेकंड वगैरह, फिर ऐसी सिल्वर कैटेगरी है। रनर अप बहुत सारे हैं, आपको जो मुख्य विजेता है वो याद रखनी है। तो मुख्य विजेता कौन कौन है? तो ये है उमा मीना और श्वेता कसाना। मिसेज राजस्थान के बाद अगला अवार्ड है मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रहे मनोज माथुर, तो उनकी स्मृति में ही यह अवार्ड दिया जाता है। इसका ये दूसरा संस्करण था जो इस वर्ष आयोजित हुआ 2026 में 14 मई को। मुख्य अतिथि राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो आमंत्रित की गई। और इन्होंने अलग अलग क्षेत्र के जो रिपोर्टर हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया में मिला अर्पित शर्मा। प्रिंट मीडिया क्या होता है? जैसे कि न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह प्रिंट मीडिया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविजन वगैरह। और फोटो जर्नलिज्म में मिला पुरुषोत्तम दिवाकर को। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में देवांकुर बाधवान और सौरभ अवस्थी को मिला है। अगला है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026। किस किस को मिला है? तो झंकृति जैन और किरण चौधरी सम्मानित की गई। किस अवार्ड से? प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 के लिए। तो राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ के द्वारा जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ नेशनल आइकन अवार्ड 2026, और इसमें राजस्थान की 2 प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया गया, जिनके नाम क्या है? झंकृति जैन और किरण चौधरी। आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ मई 2026 जयपुर के ICTDE इनोवेशन सेंटर जो है यहाँ इसका आयोजन किया गया। झंकृति जैन इनका क्षेत्र क्या है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है, और किरण चौधरी ये फैशन डिजाइनर है, इस कारण इन दोनों को सम्मानित किया गया। फिर है मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026। अभी देखो मिस इंडिया, मिसेज इंडिया, मिसेज राजस्थान बहुत सारे हैं, सब में कंफ्यूज मत होना, जो काम काम के हैं उनको देखना। तो इसमें रूबी चौधरी ने खिताब जीता है। जयपुर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मिस एंड मिसेज इंडिया। अभी जो हमने पढ़ा वो मिसेज राजस्थान था, ये मिसेज इंडिया है। तो मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026। अब इसमें पूरे देश से अलग अलग लोग शामिल हुए, लोग नहीं मतलब लोगाई शामिल हुई हैं, क्योंकि मिसेज है तो मिस और मिसेज इंडिया दोनों ही इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें आयोजन स्थल और आयोजक कौन कौन है? तो मई 2026 में आयोजन हुआ कहाँ? राज आंगन रिसोर्ट 2026 जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन गोल्ड इवेंट और बेटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। मिस इंडिया द क्राउन ये किसको मिला? तो हरियाणा की रूबी चौधरी को। और मिस इंडिया राजस्थान किसको मिला? तो ये मिला सिद्धि राठौड़ को। तो जो राजस्थान की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के करंट अफेयर्स में किसको मिला? सिद्धि राठौड़। अब रनर अप वगैरह फिर बहुत सारे लोग याद नहीं रखने हैं, जो शुरुआत में नाम आए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। मिसेज इंडिया किसको मिला? तो मिसेज इंडिया गरिमा चौहान। और मिसेज इंडिया राजस्थान किसको मिला? ये मिला जया शर्मा। डॉक्टर RK अरोड़ा, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब हम अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, ये है खेल एवं खिलाड़ी। खेलों में सबसे पहला खेल है 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। और शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को रजत पदक इसमें मिला है। एक होता है सीनियर, फिर एक होता है जूनियर और एक होता है सब जूनियर। तो सीनियर तो 18 से ऊपर वाले, उससे नीचे वाले हो गए अंडर 17 वगैरह, ये हो गए जूनियर। 14 वर्ष के आसपास वाले हो गए सब जूनियर। तो उस वर्ग में तेलंगाना में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें राजस्थान की जो अंडर 17 गर्ल्स टीम है 17 साल से कम वाली, इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता ये रहे हैं। और फाइनल मुकाबला किस किस के बीच में हुआ? राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ। हरियाणा से राजस्थान की टीम हारी, हरियाणा ने स्वर्ण जीता और राजस्थान ने कौन सा जीता? रजत पदक राजस्थान ने जीता है। अगली प्रतियोगिता है IGU पुणे चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की ओजस्विनी ने 12वां राष्ट्रीय खिताब इसमें जीता है। पहले तो इतना ही पूछ लिया जाता है कि भाई ओजस्विनी जो है ये कौन सी खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फर है, गोल्फ खिलाड़ी है। कौन से जिले से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित है। पहले इतनी सी बात याद रखना। ओजस्विनी सारस्वत का खेल कौन सा है? गोल्फ।
और जिला कौन सा है, जयपुर। और अब इन्होंने खिताब क्या जीता, 12वां खिताब जीता है। कहाँ, पुणे में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किस कैटेगरी में खेलते, पहले बेसिक बेसिक चीजें याद रखना भाई, खेल कौन सा है और कहाँ की है। उसके बाद आगे कैटेगरी वैटेगरी में फंसना। तो कैटेगरी बी है इनकी, बी गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। फिर आगे अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप। अब कई सारी यूनिवर्सिटी की आपस में चैंपियनशिप होती रहती है और इस चैंपियनशिप में राजस्थान के विश्वविद्यालय को 8 पदक मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा जोर देके सारी बातें नहीं रखनी है, इतना ध्यान रखना भाई, विश्वविद्यालयों की चैंपियनशिप थी जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय को 8 पदक इसमें मिले हैं। जूनियर एशियन बॉक्सिंग और इसमें यश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के हैं यश कुमार, तो डीग जिले के हैं, 14 वर्षीय मुक्केबाज हैं यश कुमार। इनको एशियन सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2026 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनका भार वर्ग क्या है, तो भार वर्ग है 33 किलोग्राम, क्योंकि 14 वर्ष के तो है ही। कजाकिस्तान के सायत राखिम बेंदी को 4-1 से इन्होंने हराया और यहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगले खिलाड़ी हैं ऋषभ डागा, जो कि राजस्थान के सबसे युवा आयरनमैन बने हैं। जयपुर के हैं ऋषभ डागा। क्यों चर्चा में है, आयरनमैन बने, ये वियतनाम में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयरनमैन किसको कहते हैं, लोहे का शरीर जिसकी हो, लोहे का शरीर, लोहे की बॉडी जिसकी हो। अब लोहे की बॉडी का मतलब, इस प्रतियोगिता में एक साथ आपको कई सारी चीजें करनी होती हैं। तैराकी के साथ साइकिलिंग के साथ मैराथन। और तैराकी 3.8 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की तैराकी है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग है और 42 किलोमीटर की है पूरी मैराथन। तो ये सब पूरा करना है और ये सब पूरा करने के लिए लोहे का ही शरीर चाहिए मतलब। और ये इन्होंने कितने देर में पूरा किया, 13 घंटे 46 मिनट में ये तीनों चीज़ें पूरी कर दी, इसलिए इनको आयरन मैन कहा गया। और आयरन मैन बनने वाले राजस्थान के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी आयरन मैन प्रतियोगिता राजस्थान देश में हुई है, आयरन मैन 70.3, ये गोवा में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसको भी ये जीत चुके हैं। अगला है वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप। और रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 4 पदक इसमें जीते हैं। अब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था 5 और 6 मई 2026 को। कहाँ, तो रियान इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अब ऐसे स्कूल लेवल के बहुत सारे इवेंट चलते रहते हैं, हर चीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। इस चीज पे ध्यान देना क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है, अब उसके 2 नए खरीदार हो गए हैं, मित्तल और पूनावाला। कौन से मित्तल, तो मित्तल परिवार, वही लक्ष्मी निवास मित्तल वाला, स्टील किंग जिनको कहा जाता है, तो लक्ष्मी निवास मित्तल। और सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने फिर वो वैक्सीन भी बनाई थी कोविड वाली, उसके सीईओ जो है आधार पूनावाला, इन दोनों ने मिलकर राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसको खरीदा है लगभग 15,660 करोड़ रुपए में। अब इसमें मित्तल परिवार की भागीदारी लगभग 75% है, आधार पूनावाला की लगभग 18, और बाकी के जो पुराने निवेशक हैं 7% हिस्सेदारी लगभग उनकी रहेगी, जो पुराने इन्वेस्टर इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगली जानकारी है एशियन ट्रांसप्लांट खेल, जिसमें भवानी सिंह ने रजत पदक जीता है। तो कुछ नई जानकारी है, पूछ ले जाए भवानी सिंह का खेल क्या है। ट्रांसप्लांट खेल, एशियन ट्रांसप्लांट खेल बैंकॉक में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इस एशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के भवानी सिंह ने रजत पदक इसमें जीता है। इसके बाद है तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप। और इस पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में खास बात यह है कि राजस्थान को होस्ट चुना गया है, राजस्थान को मेजबानी मिली है। कौन से वर्ष के लिए, तो ये थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2024 के लिए 27 के लिए। कौन सी थ्रोबॉल है, पैरा थ्रोबॉल ये चैंपियनशिप है, 2027 में होगी, राजस्थान इसका मेजबान होगा। आयोजन होगा 18 से 21 मार्च को 2027 में। कहाँ होगा, झुंझुनू जिले के पचेड़ी बाड़ी में स्थित संस्थान है सिंघानिया विश्वविद्यालय परिसर, इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगली जानकारी है दिव्यांशी जैन, जो कि एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो दिव्यांशी जैन का स्थान याद रखें और खेल याद रखें। दिव्यांशी जैन का खेल है स्क्वैश और कहाँ से हैं ये, तो जयपुर से, और हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे ही एक अगले खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अमर सिंह देवंदा। तो अमर सिंह देवंदा अल्ट्रा मैराथन इनका खेल है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और जयपुर के चौमू के ये रहने वाले हैं। आयोजन और स्थान कहाँ हुआ, तो IAU 24 घंटे एशिया और ओशियाना चैंपियनशिप ये हुई है जापान में।
अब जापान में इसका आयोजन हुआ और इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्ति का नाम है अमर सिंह देवंदा। अरुंधति चौधरी चर्चा में रही क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली ये प्रदेश की पहली बॉक्सर बन गई है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली महिला बॉक्सर प्रदेश की जो कि अब राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिनका नाम है अरुंधति चौधरी। खेल क्या है? बॉक्सिंग। कोटा की है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इनके बारे में सारी चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। कोटा की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, इनका चयन किया गया है। कब? तो स्कॉटलैंड का जो खेल होगा ग्लासगो में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम है 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेंगे, इसके लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। ये 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की तरफ से खेलेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बन गई है। और इसके साथ ही एग्जाम में ये छपने लायक क्वेश्चन बन गया है, पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना। आशीष बड़गोती आयरन मैन 70.3, अभी जो हमने बताया था वो तो 18 वर्ष के खिलाड़ी थे। ये जयपुर के 43 वर्षीय फिटनेस एथलीट हैं आशीष बड़गोती। तो ये भी आयरन मैन है। इन्होंने दुनिया की सबसे कठिन जो फिटनेस चुनौतियों में से एक है आयरन मैन 70.3, इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। शंघाई चीन में इसका आयोजन किया था और इन्होंने 6 घंटे 39 मिनट में से पूरा किया। अब इसमें क्या क्या था? तो वहां तो वो पूरी चीजें थी, यहाँ उसकी आधी आधी है। यहाँ 1.9 किलोमीटर तैराकी है, वहाँ 3.8 थी। 90 किलोमीटर साइकिलिंग है, वहाँ 180 थी। और यहाँ 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन है, वहाँ फुल मैराथन थी 42.2 किलोमीटर। संतोष जाट क्यों चर्चा में रहे? तो ये नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। कहाँ के रहने वाले हैं? सांभर झील के पास, ये तेजा का बास यहाँ रहने वाले हैं। आयोजन कहाँ और कब हुआ? तो चंडीगढ़ में 25-26 मार्च को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब इसके बाद कुछ बिखरी हुई जानकारी रह जाती है। ये अंतिम चैप्टर है हमारा विविध, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना। तो इस ग्राम सड़क योजना में सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान या पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। और 2000 में भी कब? 25 दिसंबर को शुरू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी ग्राम सड़क योजना। इसके 25 वर्ष पूरे हो गए और इस पर देखा गया कि भाई एक समारोह का आयोजन किया गया तो किस राज्य में कितनी सड़कें बनी हैं, उस आधार पर राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। क्योंकि राजस्थान के गांव भी दूर दूर फैले हुए हैं, अब एक गांव से दूसरे गांव तक सड़क पहुंचानी है तो यहाँ सड़क ज्यादा बनानी पड़ेगी, तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा था? पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, जहाँ कितनी सड़कें बनी है? 75,868 किलोमीटर की सड़कें यहाँ बनी है। सड़कों की गुणवत्ता के बारे में बात करें तब भी मध्य प्रदेश पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है। राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु भी इसमें शामिल है। सांसद पीपी चौधरी, जिनको चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पीपी चौधरी जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, इनको पहले भी 2015, फिर 16, फिर 25 में भी संसद रत्न सम्मान मिल चुका है, इस बार 2026 में भी मिला है। प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट, यानी कि बकरी का दूध इसमें इस्तेमाल होता है, उससे साबुन शैम्पू बनते हैं। और ये संस्थान कहाँ है? तो सोजत नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली में ये बनाया जा रहा है। स्थापनाकर्ता कौन है? तो राजीव का, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा संचालित है। परियोजना पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो उद्देश्य है कि भाई ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो लगभग 1000 परिवारों को यहाँ रोजगार इससे मिलेगा। नीदरलैंड में जहां पधारो म्हारे देश ये गीत गाया गया था, तो बस ये सिंपल सी बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर गए, भारत के प्रधानमंत्री नीदरलैंड के हेग यात्रा में गए, तो ये गाना वहां गाया गया था, पधारो म्हारे देश। प्रस्तुति किसने दी? तो लोक गायिका मनीषा अग्रवाल के द्वारा वहां ये गाना गाया गया था। अगला है जयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन। अब यहाँ लिखा हुआ मारवाड़ी है, आपको लगेगा कहीं जोधपुर में तो नहीं बनाया जाएगा, जोधपुर नहीं है, तुक्का मत मारना, इसमें जयपुर में बनाया जाएगा। देश का पहला और प्रदेश का भी पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन। निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो निर्माण करने वाली संस्था है मारवाड़ी इंटरनेशनल
फेडरेशन। अब स्थान और क्षेत्र की बात करें तो कहाँ, किस क्षेत्र पर, किस स्थान पर ये बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ किस स्थान पर बनाया जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। मारवाड़ी प्रवासी भवन, ये बनाया जा रहा है जयपुर में मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। मुख्य काम यहाँ क्या क्या होगा, तो जो प्रवासी हैं उनके लिए कुछ फिजिकल और डिजिटल ब्रिज के रूप में कार्य करते हुए इसको बनाया जाएगा। और यहाँ के जो युवा हैं उनको मेंटरशिप यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप करने वाले जो हैं उन सबको सहायता इसमें दी जाएगी, किस तरह से काम उनको आगे करना है। अगली जानकारी है कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें शामिल हुई आसना वासवानी। तो आसना वासवानी जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल इसमें शामिल हुई हैं, जयपुर की डिजाइनर है ये। जयपुर की रहने वाली है आसना वासवानी और ये कुटूर डिजाइनर है। 21 मई 2026 को कांस फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें शामिल होने के लिए, और कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ है, तो ये फ्रांस, तो वहाँ शामिल होने के लिए पहुंची है। जयपुर के हवा महल की स्थापत्य शैली से प्रेरित पीतल या ब्रास से बना हुआ एक विशेष आर्मर कवच इन्होंने डिजाइन किया, जो कि 100% सोने से बनाया गया है, कस्टमाइज गोल्ड आर्मर है। ऐसे ही अगली जो चर्चा में रही है उनका नाम है इनाया खान। पहली क्लास में भी हमने पढ़ा था, पुराने किसी महीने की क्लास में इनाया खान के बारे में पढ़ा है, जो कि रोवो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 बनी है। जयपुर की 14 वर्षीय छात्रा हैं इनाया खान, इन्होंने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था। वहाँ हमने इनके बारे में एक और जानकारी पढ़ी थी, और वो जानकारी क्या थी, इनाया खान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी राजस्थान सरकार की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर अगले व्यक्ति हैं अभिमन्यु निर्बान। ये क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि इनको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिमन्यु निर्बान कहाँ के रहने वाले हैं, ये सीकर जिले के रहने वाले हैं, और इनको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। एआई और मार्केटिंग में अवार्ड दिया गया है। अवार्ड देने वाली संस्था कौन है, तो भारत सरकार का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया है। और फिर अब शायद आज की क्लास की कुछ अंतिम एक दो जानकारियां हैं, उनको और देख लेते हैं। धृति शर्मा ये क्यों चर्चा में रही, क्योंकि महिला नेशनल तीरंदाजी इस रैंकिंग टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लिया। जयपुर की खिलाड़ी हैं धृति शर्मा। प्रतियोगिता का आयोजन, तो ये एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया। इसमें सब जूनियर कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर अगली जानकारी है स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन, और ये ड्रोन जिसका नाम क्या है, वज्र नेत्र। इस वज्र नेत्र का विकास किया गया है। वैसे तो विकासकर्ता तो आईआईटी जम्मू के वैज्ञानिक हैं, लेकिन राजस्थान में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में रावत भाटा वाली टीम भी इसमें शामिल है, वहाँ के एमटेक के छात्र, और छात्र का भी नाम दिया गया है, छात्र का नाम है तरंग श्रीवास, ये इसमें शामिल है रावत भाटा जयपुर के। तो ये भी इसमें वज्र नेत्र जो कि स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन है, तो इसके विकास में इनकी भी भागीदारी है, तो इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। और जहाँ तक इसी के साथ ही आज की हमारी जानकारी भी समाप्त हो गई है, और हमने इस तरह से थोड़ा देर से ही सही, पर अभी भी समय है, अभी आपके एग्जाम में लगभग 20 दिन है, तो आज हमने समाप्त कर लिया है। आजा भाई, आज हमने समाप्त कर लिया मई 2026। तो ये करंट अफेयर्स हो गया है समाप्त हमारा। आपके जो एग्जाम में जहाँ तक का आना है, थोड़ा 10-1 दिन का और बचा है। अब जो 10-1 दिन का बचा है, अब देखो जल्दी ही कोशिश है कि एक मैराथन क्लास लाके और जितना भी करंट अफेयर्स है शुरू से लास्ट तक का, उसको एक साथ फटाफट कंप्लीट कर दिया जाए। कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन में एक मैराथन कर दी जाए, ताकि आपका पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। तो यहीं समाप्त कराएं हम आज की क्लास। हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।